प्रिय विद्यार्थियों, हम जूझ कहानी पढ़ रहे थे। कहानी का जो नायक आनंद यादव पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे खेत का काम करवाना चाहते थे, स्वयं व्यर्थ में घूमते रहते थे और आनंद यादव की और उसकी माँ की हिम्मत नहीं थी कि पढ़ने के लिए पिता से वो कह सके। इसलिए दत्ताजी राव का सहयोग लिया और दत्ताजी राव ने बुला करके इसके पिता को समझाया कि तुम्हें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और अब आगे पिता आनंद यादव को कह रहे हैं, अब यह सब बंद कर दे और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, तुम कभी भी अनुत्तीर्ण या फेल नहीं हुए हो। तो आनंद यादव कह रहा है, नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। दत्ताजी राव कहते हैं, अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, ऐसा कहकर आनंद यादव उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते आनंद यादव ने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? ये दत्ताजी राव उसके पिता को कह रहे हैं और आनंद यादव ने सुन लिया है। तो उसके पिता कहते हैं, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एकाध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने यानी उसके पिता ने मन मार करके कहा, मन में नहीं था लेकिन दत्ताजी राव को कहना पड़ा। इस समय उसके पिता का कोई वश भी नहीं चल रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया। अब इसके पिता घर लौट आए, खाना खा रहे हैं और वचन ले रहे हैं कि पाठशाला 11 बजे प्रारंभ होती है। दिन निकलते ही यानी सूर्योदय होते ही खेत पर हाजिर हो जाना, उपस्थित हो जाना और 11 बजे स्कूल शुरू होती है, उससे पहले तक खेतों में पानी लगाना, खेत पर से सीधा पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख कर के सीधे खेत पर आकर के फिर घंटा भर ढोर चराना, पशुओं को चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर भी तुम्हें रहना पड़ेगा, समझे, मंजूर है क्या? ये बहुत सारी शर्तें लगा दी कि 11 बजे स्कूल शुरू होती है, उससे पहले खेत पर आना पड़ेगा, फसलों में पानी देना पड़ेगा, यहाँ से सीधा स्कूल जाओगे, छुट्टी होने के बाद वापस जब लौटो तो फिर 1 घंटा पशुओं को चराना है, खेतों पर ज़्यादा काम हुआ तो उस दिन छुट्टी भी करनी पड़ेगी। ये सारी शर्तें मंजूर है क्या? आनंद यादव कहता है, हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। अब पिता कहते हैं, हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? आनंद यादव कहते हैं, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। पिता कहते हैं, हाँ यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, यानी तुम्हारी पिटाई करूँगा। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है, तुम बालिस्टर नहीं बनने वाले हो। ये एक बड़े अधिकारी को बालिस्टर बोलते हैं। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लग गया था। चुपचाप आनंद यादव खाना खाते हैं। रोते धोते यानी बड़े संघर्ष के साथ पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी, हवा पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इस समय 11 से 5 तक वो स्कूल में रहता था। इसलिए अब सर्दी गर्मी वर्षा आदि के झंझट से वह बच गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर जी की छड़ी की मार बहुत अच्छी लगने लगी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था।
दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, क्योंकि पिछले साल भी 5वीं में थे लेकिन बीच में स्कूल छुड़वा दी थी, तो इसलिए पुनः अब 5वीं में जाकर बैठना पड़ा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, क्योंकि पहले से ही 5वीं के रजिस्टर में इसका नाम था और उसके आगे नापास यानी अनुत्तीर्ण लिख दिया गया था। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। केवल 2 ही बच्चे क्लास में जानकार थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, क्योंकि वो 5वीं उत्तीर्ण करके आगे 6ठी में पहुंच गए हैं। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें मैं कम अक्ल का समझता था, उन्हीं के साथ अब मुझे बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचते ही समझ में आ गई, क्योंकि अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। मन खट्टा हो गया, थोड़ा उदास हो गया आनंद यादव ऐसा सोच करके। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर आनंद यादव जाकर बैठ गया। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से अब स्कूल गया था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने, ये लट्ठा एक कपड़े की किस्म होती है, उसके थैले में मैं पुरानी कॉपियों और किताबों को ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा रहता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाले बैठा था। इन पुरानी कॉपी और किताबों को मैं संभाल करके बैठा था। इतनी देर में एक शरारती बच्चा आता है, चहवान, बोलता है, क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गए हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चहवान के लड़के ने सामने आकर के खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, मजाक उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए पूछता है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी थी, स्कूल की पोशाक में नहीं था। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती, क्योंकि खेत से काम करके आया था तो मेरी धोती भी मिट्टी से मटमैली हो गई थी, और गमछा पहन करके, सिर पर गमछा बांध करके मैं आया था, और पूरी कक्षा में ऐसी वेशभूषा में मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। ये गमछा तौलिए की तरह होता है, लाल रंग का होता है, तो गमछा खींच लिया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी, इधर उधर बच्चे खींचेंगे और ये फट जाएगा। मन में यह सोचकर मैं रुआंसा हो गया, रोने जैसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करते हुए उसे उतार करके टेबल पर रख करके अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आवाज की, जैसे मास्टर जी करते हैं ठीक वैसा ही इस चहवान ने किया। इतने में मास्टर जी आ गए। वह गुंडा तो झट से अपनी जगह जाकर बैठ गया और मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले ही दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं डर गया, छाती में धक धक होने लग गई, मेरी हृदय की धड़कन भी बढ़ गई। रनर वरे मास्टर जी कक्षा में आ गए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो आनंद यादव ने कहा, मेरा है मास्टर जी। तू कौन है? तो ये कहता है, मैं जकाते। आनंद यादव अपनी स्कूल का नाम बताया था, जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। मास्टर जी कहते हैं, गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? तो बताता है, मैंने नहीं रखा मास्टर जी, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। तो मास्टर जी कहते हैं, ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, शैतानी करता है। कहते हुए मास्टर जी उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की
और वामन पंडित की कोई कविता थी, वो हमें पढ़ाने लग गए। बीच की छुट्टी में अर्थात जब लंच हुई, उस समय मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले वहां से उठा ही नहीं। खिलौनों के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में जब रख देते हैं, जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही भी मेरा हाल हो गया था। अर्थात जैसे कोई एक बनाया हुआ पक्षी हो, खिलौना हो, उसे हम बाहर रख देते हैं तो ठीक दूसरा पक्षी आकर के उसे चोंच मारते हैं। ठीक वैसे ही आज आनंद यादव के साथ भी था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, मेरे ही साथ के बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, इस तरह कैसे निभाह होगा, कैसे मैं स्कूल में रह पाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। परेशान होकर के आज निश्चय करता है कि ऐसी पाठशाला में मैं कल से नहीं आऊंगा। इससे तो अपना खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के कक्षा में मेरे परिचित हैं, लेकिन वो मुझसे भी कमजोर हैं और वो मेरी क्या मदद करेंगे। ऐसा सोचकर मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, अपना अब वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ये एकदम पराई पराई जैसी लगने लग गई है। ऐसा सोचता है, फिर सो जाता है। सुबह जैसे ही उठता है, सवेरे हो जाने पर मन में फिर से उमंग और फिर से स्कूल पाठशाला आ गया। माँ के पीछे पड़ करके एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। अर्थात माँ को बार बार जब कहा तो विद्यालय पाठशाला की जैसी पोशाक थी, वैसी पोशाक 8 दिनों में तैयार हुई। फिर चड्डी पहनकर अर्थात हाफ पैंट पहनकर के पाठशाला में और धोती पहनकर के खेत पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों का परिचय बढ़ गया, बहुत सारे लड़के परिचित होते चले गए। एक मंत्री नाम के मास्टर जी थे, ये कक्षाध्यापक थे। प्राय छड़ी का उपयोग कभी करते ही नहीं थे, हाथ से गर्दन पकड़ करके पीठ पर ये घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था, रोने लग जाता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका ही नहीं मिलता था। सभी इनसे डरते थे। पढ़ने वाले लड़कों को ये शाबाशी देते थे। मंत्री जी जो मास्टर थे गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत भी हो जाता तो उसे अपने पास बुला करके अच्छे से समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई देती थी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे, पीटने लग जाते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था, सभी उनसे डरते थे और सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लग गए थे। एक बसंत पाटिल नाम का एक लड़का था। शरीर से तो बहुत दुबला पतला था, किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से बिल्कुल शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता था। दूसरों के सवालों की वह जांच भी करता था। और जो मास्टर जी थे उसे कक्षा का मॉनिटर भी उन्होंने बना दिया था। हमेशा वो पहली बेंच पर बैठता था, बिल्कुल मास्टर जी के पास। और कक्षा में इस बसंत पाटिल नाम के बच्चे का बहुत सम्मान था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, कम उम्र का लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, लेकिन मैं गलती से उससे पिछड़ गया हूं। इसलिए मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। ये चाहता था कि मॉनिटर मैं बनूं। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2-3 महीनों में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास भी होना है, अच्छे अंकों से पास भी होना है।
कक्षा में दंगा करना, झगड़ा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह भी नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण आनंद यादव का सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा। बसंत पाटिल की तरह ही वो भी पढ़ाई करने लग गया। किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा लिए, बस्ता भी व्यवस्थित रखने लग गया था। हमेशा कुछ न कुछ वो पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया है बसंत पाटिल ने, तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लग गया था। मन की एकाग्रता के कारण अब ये गणित विषय झटपट मेरी समझ में आने लग गया था, क्योंकि मैं भी एकाग्रता से पढ़ता था। तो गणित मुझे समझ में बहुत जल्दी आ गई, सवाल मेरे सभी सही होने लग गए थे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ में लड़कों के सवाल जांचते थे। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती भी जम गई, अब दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लग गए। मास्टर जी मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था। माँ कभी आनंदा कहती थी, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास फिर से अब बढ़ने लग गया था। नैवा सौंदलगेकर ये मास्टर जी थे। ये मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय स्वयं उसमें रम जाते थे। विशेषतः कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला इनका गला था, छंद की बढ़िया चाल थी और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी वो सुनाकर दिखाते थे। बीच बीच में वो कवि यशवंत, वाभ बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाया करते थे कि इन बड़े बड़े कवियों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैं मिल चुका हूँ। वे स्वयं भी कविता करते थे, कविता बना लेते थे। याद आ गई तो अपनी भी एकाध कविता वो क्लास में सुना देते थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, यानी मैं अपने आप को ही भूल जाता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगा करके, दम रोक करके, श्वास रोक करके और मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, पशुओं को चराते हुए, अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर जी के हाव भाव में, यति गति, रुकना और फिर आगे बोलना, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव के अनुसार गाता था। जैसे मास्टर जी के हाव भाव होते थे, जैसे वो कविता में रुकते थे फिर आगे बोलना शुरू करते थे, जैसे उतार चढ़ाव स्वर में, आवाज़ में वो बनाते थे, उन्हीं के अनुसार मैं भी अब खेत पर जब अकेला रहता या पशु चराता, उस समय अकेला जोर जोर से गाता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जी जिस प्रकार आकर बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई इसका भी मुझे भान नहीं रहता था, पता ही नहीं रहता था। मास्टर जी की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अर्थात मैं दूसरी कविताएं भी उसी तरीके से गाने लगा। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन मुझे बहुत खटकता था। मैं अकेला रहता था, खेत पर जब पानी देता था या पशु चराता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था।
किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना मुझे अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा ही लगता था। लेकिन जब से ये कविताओं से खेलने लगे, अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती है। मैं अपने आप से ही अब खेलने लग गया था। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा था जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, अर्थात मैं अकेला रहूंगा तो कविता को जोर जोर से यहाँ गा पाऊंगा, किसी भी तरह का अभिनय भी कर सकूंगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था, अर्थात मैं कविता गाता था और नाचता था। मैं सचमुच ही नाचने लग गया था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया, अर्थात मैं अपनी ही तरीके से कुछ कविताओं को गाने लग गया। अनंत कानेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति थी, चांद रात पसरते पांढरी गाया धरणीवरी, इसको मैंने मास्टर जी की चाल से अपनी अपनी चाल में बिठाकर गाया। जैसा मास्टर जी ने इसे गा के सुनाया था, मैंने इसे दूसरे तरीके से सुनाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी, अर्थात एक फिल्मी गाने की तर्ज पर मैंने इसे गाया। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर जी की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था, चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने के लिए प्रयत्न करता था। मास्टर जी को मेरा प्रयत्न बहुत अच्छा लगा। उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया, यानी मैं 5वीं में था और मेरे से बड़ी क्लास के और जो बड़े बच्चे थे उनकी कक्षा में भी बुलाकर मेरे से एक कविता गवाई गई। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया गया। इस कारण अब मुझे लगना लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, अर्थात मैं कुछ प्रगति कर रहा हूँ। मास्टर जी स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण हमें बताते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी जैसे ही लगने लगे, अर्थात मुझे एक सामान्य आदमी लगने लगे। खुद सौंदल के करजी मास्टर कवि थे, इसलिए ये विश्वास हो गया कि कवि भी अपने जैसा ही एक हार्ड मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी अब कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी के दरवाजे पर एक मालती की बेल लगी हुई थी। मास्टर जी ने उस पर एक कविता लिखी थी। वह कविता और यह लता दोनों मैंने देख रखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास गांव में, खेतों पर ऐसे तो बहुत सारे दृश्य हैं और उन पर मैं भी कविता बना सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में होता रहता था। भैंसों को चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लग गया, अर्थात कविता बनाने लग गया। उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता था, मास्टर जी को दिखाने लग गया और कविता लिखने के लिए खीसा में, यानी अपनी जेब में, कागज और पेंसिल भी मैं रखता था। यानी खेत पर जब ये काम करता, पशु चराता था, तो अपनी जेब में कागज पेंसिल जरूर रखता था। कभी वो नहीं होते तो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर भैंस की पीठ पर रेखा खींच करके ही मैं उन पंक्तियों को लिख लेता था, या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। जब वो कंठस्थ हो जाती थी तो पोंछ देता था, साफ कर देता था। किसी रविवार के दिन एकाध अगर कविता बन जाती थी तो सोमवार को जाकर मास्टर जी को दिखा देता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धैर्य ही नहीं रहता और रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते, शाबाशी देते। फिर कभी कभार तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल भी हो जाती थी, यानी मुझे बिठा करके वो बहुत सारी बातें बता देते थे। बोलते बोलते मास्टर जी बताते कि एक कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानते हैं, उसका लय क्रम कैसे देखते हैं, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कौन सी होती है,
अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लिखना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लिखने के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें आनंद यादव को बताते। आनंद यादव को ऐसा लगता, उनके प्रति अपनत्व का अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते थे, कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध करा देते थे, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं भी इस धर्रे पर इस तरीके की कविता बना सकता हूँ। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन सब बातों से मैं सौंदलगेकर जी मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुँच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा अब सुधरने लग गई। उसे लिखते समय मैं पूरा सचेत रहने लगा, सावधान रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से मैं देखने लग गया। शब्दों का अब नशा चढ़ने लग गया था। ऐसा लगने लग गया था कि मन में कोई मधुर बाजा बज रहा है, अर्थात अब पढ़ाई में बहुत रुचि उत्पन्न हो गई थी।